जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको बता दे, इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री को कवर कराया जा रहा है, जिसमें बात करेंगे चैप्टर 1 से लेकर 5 तक को कंप्लीट कराया गया है। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो आज का चैप्टर की बात करेंगे, वो चैप्टर है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। यानी क्या है, तो यहाँ पर बुनकर की बात कर रहा है, लोहा बनाने वाले की बात कर रहा है और फैक्ट्री की मालिक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे बुनकर। बुनकर क्या होते हैं? तो जैसे कि आपको बता दे, ये जो कपड़ा बनाने वाले जो होते हैं उन्हें हम बुनकर के नाम से जानते हैं। यानी क्या है, तो कपड़ा किस तरह से बनाया जाता है? पहले वो धागा रहता है, मतलब उसको काटा जाता है, यानी कहे तो चरखे के माध्यम से, और उसके बाद किसी न किसी मतलब आदमियों के द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम बुनकर के नाम से जानते हैं। या आप एग्जाम्पल ले लीजिए, गांव घर में देखते होंगे ठंडे के दिन में जो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, जैसे मम्मी हो गई और भी कोई होते हैं जो ठंडे वस्त्र बनाते हैं, जो बुनकर बनाते हैं। जैसे में स्वेटर की बात करें, मुफलर की बात करें, तो वो सब कैसे बनाया जाता है? तो वो बुनकर बनाया जाता है। तो कपड़े और को बनाने वाले को हम बुनकर के नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे लोहा बनाने वाले। यानी क्या, तो अब लोहा बनाने वाले की बात कर रहा है, यानी लौह इस्पात की इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद मालिक, यानी उस समय के जो बुनकर हो गए, लौह इस्पात हो गए, उनके मालिक की बात कर रहा है, यानी फैक्ट्री की मालिक। यानी कहीं ना कहीं इतना कपड़ा तो बुनना संभव नहीं है, तो एक जगह पर यानी लोगों को मजदूरी कर कर मतलब मजदूरी पर रखा जाता है और एक साथ वहां पर बनाया जाता है, मतलब कपड़े को। उसके बाद लोहे के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको, तो एक जगह पर इकट्ठा करके लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो वहाँ एक फैक्ट्री होती है, वहाँ जहाँ एक जगह मतलब लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ फैक्ट्री होते हैं, तो उन्हें हम फैक्ट्री मालिक कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या औद्योगिक क्रांति की दृष्टिकोण से कपड़ा उद्योग और लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो पहले हम जानते हैं औद्योगिक क्रांति क्या होता है। यानी क्या है, तो औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की बात कर रहा है। जैसे मैं आपको बता दे, पहले के जमाने में यानी क्या, तो प्राचीन समय में ये तो मशीन वशीन नहीं था, मतलब कपड़े को बनाने के लिए, लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, ये सब मानव के द्वारा बनाए जाते थे। यानी जो अस्त्र शस्त्र होते थे वो मानव के द्वारा बनाए जाते थे। और जैसे जैसे विकास हुआ, उसके बाद नई नई तकनीक आने लगी, नई नई मतलब कहे तो कारखाने उपलब्ध होने लगे, अब उसमें बनाए जाते थे, तो उसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो औद्योगिक क्रांति की दृष्टिकोण से दो उद्योग महत्वपूर्ण है। तो एक उद्योग की बात करेंगे तो वो हो गया कपड़ा उद्योग। उसके बाद एक हो गया लौह इस्पात उद्योग। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर में हमें क्या क्या जानना है इसके बारे में। तो पहले हम जानेंगे कपड़ा उद्योग के बारे में, उसके बाद जानेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में, उसके बाद जानेंगे भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। यानी क्या, तो भारतीय जो कपड़े होते थे वो विश्व के बाजार में कैसे प्रचलित था, इसके बारे में जानेंगे। उसका दृश्य क्या था बाजारों में, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे शब्दों में इतिहास छिपा है। यानी क्या है, तो जो प्राचीन जो शब्द होते थे उसका एक ही अर्थ नहीं होता है, उसमें कुछ इतिहास छुपे होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अलग अलग जगह के जो शब्द होते हैं उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे यूरोपीय बाजार में कपड़ा
की मांग के बारे में, यानी क्या तो यूरोपीय बाजार में कपड़ा का मतलब कैसा मांग था, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे बुनकर कौन होते थे, जैसा कि आपको चैप्टर शुरू करने से पहले ही बताया है बुनकर के बारे में, तो इसके बारे में हम फिर से जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले कपड़ा उद्योग के बारे में। तो यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कपड़ा कपड़ा क्या होता है और उद्योग क्या होता है। पहले हम उद्योग के बारे में जानते हैं। तो उद्योग जो होता है, उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग क्या होता है, प्रकृति के द्वारा मतलब जो कोई भी चीज उपलब्ध होता है और उससे डायरेक्ट लोगों को इस्तेमाल करने के लिए तो कोई भी चीजें नहीं मिलती है। यानी क्या तो जैसे में हम बात करते हैं रेशम कीट की, यानी क्या तो रेशम कीट, रेशम कीट की बात करेंगे तो इससे तो डायरेक्ट वस्त्र तो नहीं बनाए जा सकते। इसके द्वारा कुछ मशीन मशीन की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है और इनके द्वारा जो मतलब बनाए गए नए मतलब नए रूप से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसे हम उद्योग कहते हैं। यानी क्या तो प्राकृतिक रूप से जो मतलब चीजें होती है उसे पहनने योग्य यानी काम करने योग्य जो मतलब चीजें बनाई जाती है उसे हम उद्योग कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कपड़ा उद्योग के बारे में। तो कपड़ा उद्योग जो है वो बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी क्या तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी तो उस समय यानी उससे पहले भी प्रसिद्ध थी, लेकिन अब यूरोपीय बाजारों में अब कपड़ा उद्योग की मांग बढ़ने लगी। अब कपड़ा जो उद्योग होता है औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका महत्व अधिक होने लगा और इसकी मांग आगे के क्षेत्र में अधिक होने लगी। और खास करके बात करेंगे ब्रिटेन में, यानी क्या तो ब्रिटेन को अब एक मतलब कहे तो औद्योगिक राष्ट्र के नाम से जाना जाने लगा। यानी ब्रिटेन जो जगह है उसे अब औद्योगिक राष्ट्र के नाम से मतलब जाना लगा। तो इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मतलब अब कपड़े का जो भारतीय कपड़ा होता था उसका मशीन वहां पर उपलब्ध होने लगी, जिससे नए नए तरीके से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसके लिए कपड़ा उद्योग की महत्व अधिक समाज में होने लगी। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो लौह इस्पात के बारे में पहले जानते हैं। तो जो लौह और इस्पात जो दिख रहा है, यानी क्या तो लौह प्लस इस्पात, तो लौह यानी क्या है तो लोहा और इस्पात मतलब स्टील की बात कर रहा है, जो मिलकर लौह इस्पात बनते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो 1850 के समय में, यानी क्या तो सन 1850, अब ब्रिटेन में इसके यानी लौह इस्पात के कारखाने अत्यधिक देखने को मिला। इसलिए अब ब्रिटेन को यानी अभी तो बताइए इसे हम औद्योगिक राष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो 1850 के करीब में यहाँ पर अब लौह इस्पात के जो मतलब कारखाने देखने को मिला था। तो इसको याद रखिएगा। तो उसके बाद हम जानेंगे जो बाहर से जो व्यापारी आते थे वो कैसे आते थे। तो समुद्र के मार्ग से मतलब आते थे व्यापार करने के लिए भारत में। तो जैसा कि आपको बता दे पिछले वीडियो में बताए थे, जो यूरोपीय यानी क्या तो यूरोप से जो विभिन्न देश भारत आते थे व्यापार करने के लिए। जैसे में बात करेंगे हम पुर्तगाल, उसके बाद बात करेंगे ये ब्रिटेन, जिसे हम ब्रिटिश भी कहते हैं, डच बात करेंगे, डेनिस, ऐसे ही विभिन्न कंपनियां जो है वो बारी बारी से भारत आई थी। तो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। तो और भारत से क्या चीज की व्यापार करेगी, तो भारत की मसालों से, और बात करेंगे मतलब कपड़े से यानी सूती कपड़े से, उसके बाद जड़ी बूटियां से और भी विभिन्न यानी जो यूरोप में जिस चीज की मांग ज्यादा थी
वो चीज को भारत में आकर खरीदते थे और इसे अपने देश ले जाकर बेचते थे। तो ये कैसे आते थे भारत में? तो ये समुद्र, यानी क्या, तो समुद्र के माध्यम से भारत में आते थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इसके यानी क्या, तो इन लोगों के को रोक यानी रुकने के लिए एक मतलब जगह थी जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, यानी क्या, तो सूरत बंदरगाह था। 17वीं सदी में, यानी क्या, तो जो कंपनियां की बात करेंगे, ये जो कंपनियां आती थी वो 17वीं सदी में ये हिंद महासागर के रास्ते ये सूरत बंदरगाह पर आती थी और यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर व्यापार करती थी और फिर बंदरगाह के माध्यम से फिर अपने देश चली जाती थी। तो यहाँ पर हम सूरत बंदरगाह की बात करते हैं। तो सूरत बंदरगाह जो है वो आधुनिक गुजरात में पड़ता है, यानी क्या, तो गुजरात। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर यानी क्या, तो जो गुजरात की जो बंदरगाह गाह थी, वहां पर कंपनियां आकर यहाँ पर रुककर यहाँ से मतलब विभिन्न क्षेत्रों में जाती थी, व्यापार करती थी और फिर हिंद महासागर के रास्ते अपने देश चले जाती थी। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं अब भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, यानी क्या, तो अब भारतीय जो कपड़े हैं उसके विश्व बाजार में मतलब कैसी दृश्य थी इसके बारे में। तो बात करते हैं पहले बंगाल के बारे में। यानी जब हमारा जो बंगाल था वो स्वतंत्र था, यानी जब ब्रिटिश का इस पर कब्जा नहीं हो रखा था, यानी क्या, तो 1750 की बात कर रहा है, यानी क्या, तो 1750। तो आपको पता है जो हमारे बंगाल पर सर्वप्रथम अंग्रेज के द्वारा कब्जा किया गया था, कब किया गया था? तो वो 1757 में किया गया था, यानी क्या, तो 1757 में। वो भी बंगाल के जो मतलब उस समय जो मुगल बादशाह थे, सॉरी ये बंगाल के जो नवाब थे, सॉरी नवाब सिराजुद्दौला, उनसे युद्ध करके बंगाल ये ब्रिटिश जो थे वो अब बंगाल को अपने अधीन कर लिए थे। तो उस समय यानी उससे पहले की बात कर रहा है, यानी 1750 की बात कर रहा है। तो इस समय भारत मतलब पूरे बंगाल में बात करेंगे, वहां से शुरू हुई थी यानी कपड़े मतलब बनाना और पूरे मतलब क्षेत्र में इसका प्रसार अच्छे तरह से हुआ था, यानी भारतीय कपड़े का। और ये बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब रूपों के कपड़े थे, यानी सूती कपड़े, यानी सूती कपड़े, सूती कपड़े का प्रचार अच्छे तरह से हुआ था और विभिन्न क्षेत्रों में मतलब फैला था। इसका मतलब बड़ाई मतलब इसका खासियत को फैला था। जैसे में बात करेंगे सुमात्रा, उसके बाद बात करेंगे पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र हो गया, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, यानी क्या, तो विभिन्न क्षेत्रों में ये सूती कपड़े की के मतलब बड़ा मतलब बात करेंगे इसका मतलब खासियत के बारे में फैला था। और अब विभिन्न क्षेत्रों से जो व्यापारी आते थे वो भारत आकर मतलब यहाँ से कपड़े ले जाकर अपने अपने क्षेत्र में बेचते थे। तो इसकी बहुत ज्यादा खासियत देखने को मिली थी, तो इसको याद रखेगा। और भारतीय कपड़े का विश्व बाजार में अधिक मतलब महत्व देखने को मिला था। इसका मतलब कहे तो सुंदरता अधिक लोगों को देखने को मिला था, यानी कपड़े का सुंदरता और उसकी बड़ाई लोगों के मुंह से सुनने को मिला था। तो ये अब अच्छा मतलब लगने लगा था बंगाल के नवाबों के लिए। तो इसको याद रखेगा। उसके बाद जब भारत यानी इंग्लैंड के जो मतलब जो सैनिक होते थे, जो जिसे हम ब्रिटिश सैनिक कहते थे, वो जब आए और बंगाल के जो नवाब से बंगाल के क्षेत्र अपने अधीन कर लिए थे युद्ध के माध्यम से, तब अब भारतीय कपड़ा का धीरे धीरे मतलब अंत होने लगा था। तो इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जो ब्रिटिश सैनिक थे वो अब अपने अनुसार उस क्षेत्र को चलाते थे, तो इसलिए तो इसको याद रखेगा। तो इसका महत्व पहले तो
बहुत देखने को मिला था। इसका मतलब विश्व बाजार में इसका मतलब सुंदरता का प्रसार होने लगा था, लोगों को मुँह से सुनने को मिलता था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम शब्दों में मतलब इतिहास छिपा है, यानी अभी बात किए हैं जो विभिन्न क्षेत्र के जो लोग होते थे, वो भारत यानी बंगाल से कपड़े सूती कपड़े को खरीद कर ले जाते थे और अलग-अलग क्षेत्र में इस सूती कपड़े के अलग-अलग नाम होते थे और इसके इतिहास बताए जाते थे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो बात करेंगे अरब मतलब अरब साइड के जो लोग होते थे, वो भी सूती कपड़े को खरीद कर अपने क्षेत्र में ले जाते थे और यूरोपीय जो व्यापारी होते थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम देखा गया था अरब के जो लोग होते थे, उनके पास ये सूती कपड़े और वहाँ पर इसे अलग नाम से जाना जाता था। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो वो अलग नाम था जो मलमल। मलमल के नाम से अरब व्यापारी सूती कपड़े को जानते थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे ये कालीकट, यानी क्या तो केरल के आसपास के लोग जो थे, वो सूती कपड़े को कहते थे कैलिक, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में ये सूती कपड़े का मतलब नाम अलग-अलग था। जैसे मैं आपको बताया चैप्टर 1 में हम देखे थे, ये जो इंडिया शब्द था, उसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मतलब उसके शब्द होते थे। शब्द यानी उसके अर्थ होते थे। शब्द तो एक ही है, इंडिया। लेकिन इसके अर्थ की बात करेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग देखने को मिला था। विभिन्न जो लेखक थे, यानी जिन्हें हम कवि कहते हैं, उनके द्वारा अलग इनका अर्थ देखा गया था, लोगों के द्वारा अलग देखा गया था। तो इसको इसी तरह ये जो सूती कपड़ा था, इसका विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग इसे इसके मतलब नाम देखे गए थे, इसके इतिहास देखे गए थे, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा के बारे में। यानी जब यहाँ पर भारतीय कपड़ा का मतलब विस्तार अत्यधिक क्षेत्र में फैलने लगा, तो यहाँ पर यूरोप में भी इस कपड़े का मतलब मांग अत्यधिक होने लगा। और जिससे बात करेंगे ब्रिटेन, यानी जो ब्रिटेन में जो कारखाने बनाए जाते थे, अब उनको इस बात का मतलब क्या है तो मतभेद जलन होने लगा। तो इसलिए अब यूरोप में इस कपड़े पर पाबंद लगा दिए गए, यानी क्या तो भारतीय कपड़े पर पाबंद लगा दिए गए और इंग्लैंड जो कारखाने होते थे, अब उसके कपड़े का मांग अब यूरोप में अधिक देखने को मिला था। तो इसको याद रखिएगा। तो बात करेंगे इस कपड़े यानी भारतीय कपड़े जो है वो प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, यानी सूती जो कपड़े होते थे वो मतलब बारीकी से बनाए जाते थे। जैसे में बात करेंगे, पहले उसे मतलब उसके धागे को चरखे के माध्यम से काटा जाता था और उसका काम कौन करता था, तो समाज में जो स्त्री होती थी, यानी क्या तो समाज में स्त्री। तो इनके द्वारा इनको ये काम सौंपा गया था और कपड़ा बनाने का सर्वप्रथम ये जो काम की बात करेंगे या कहे तो चरण की बात करेंगे, तो वो धागा काटना होता है। उसके बाद विभिन्न तरीकों से बुनकरों के द्वारा कपड़े बनाए जाते थे। तो इसलिए मतलब यूरोपीय बाजार में अब कपड़े की मांग कम होने लगी थी और यहाँ से जो जरूरतमंद जो फसलें होते थे और जैसे कि बात करेंगे मतलब कपास, अफीम, तंबाकू, ये गेहूं, चावल, इन सभी चीजों की मांग अत्यधिक होने लगी थी और जो कपड़े की मांग की बात करेंगे तो वो कम होने लगी थी, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बुनकर। बुनकर कौन होते हैं, तो जैसा कि आपको बता दे, जो कपड़े बनाते हैं, यानी जो कपड़े बनाते हैं वाले को हम बुनकर के नाम से जानते हैं। और जो ये बुनकर जो होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब यही काम करता है, जिसे हम बात करेंगे वंशानुगत की, यानी क्या तो एक पीढ़ी अगर ये कपड़े बुनने का काम कर रहा है, तो अगले पीढ़ी भी यही काम करेंगे। तो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी यही बुनकरों का काम करते थे और बुनकर जो है
वो नाम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनके नाम अलग अलग होते थे। तो जैसे में हम बात करेंगे भारत में, यानी भारत में हम बुनकर को जुल्हा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दक्षिणी भारत में इसे हम देवांग या कहे तो उत्तर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बंगाल में बात करेंगे, यानी कहे तो बंगाल में इसे हम तांग के नाम से जानते हैं, तांती के नाम से जानते हैं। तो यानी कहे तो विभिन्न क्षेत्रों में इसका नाम अलग अलग होता था, यानी बुनकरों का, तो इसको याद रखेगा। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।